बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एक मुस्तनद ज़राए ने ये दावा किया है कि वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय पा गए हैं। नून लीग की आला क़यादत की जानिब से रब्ता किया गया था बजट के हवाले से और पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त की गई थी कि वफाकी बजट पास कराने के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अपना किरदार अदा करे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग ने वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो बाज़ तजावीज़ हैं, जो अहम तजावीज़ हैं, उनको बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी भी कराई है। इसीलिए पीपल्स पार्टी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक़ में न सिर्फ वोट देगी, पार्लियामान में एहतजाज भी भरपूर किया जाएगा, तकारीर भी की जाएंगी और जो बजट की बहस है उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। कटौती की जो तहरीकें हैं वो भी पीपल्स पार्टी पेश करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो नून लीग को भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी ताकि वो वफाकी बजट 2024-25 पास करा। शुक्रिया आपका जहांगीर खान। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर मामला तय पा गए हैं, इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो गए दूर? बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एक मुस्तनद ज़राए ने ये दावा किया है कि वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय पा गए हैं। नून लीग की आला क़यादत की जानिब से रब्ता किया गया था बजट के हवाले से और पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त की गई थी कि वफाकी बजट पास कराने के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अपना किरदार अदा करे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग ने वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो बाज़ तजावीज़ हैं, जो अहम तजावीज़ हैं, उनको बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी भी कराई है। इसीलिए पीपल्स पार्टी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक़ में न सिर्फ वोट देगी, पार्लियामान में एहतजाज भी भरपूर किया जाएगा, तकारीर भी की जाएंगी और जो बजट की बहस है उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। कटौती की जो तहरीकें हैं वो भी पीपल्स पार्टी पेश करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो नून लीग को भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी ताकि वो वफाकी बजट 2024-25 पास करा। शुक्रिया आपका जहांगीर खान। पाक फौज की 2 माह के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्द हलाक जबकि 61 को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इंटेलिजेंस कार्रवाइयों से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नापाक मंसूबे नाकाम भी बनाए। दहशतगर्दों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशंस किए गए। बात करेंगे इसी पे हमारे साथ मौजूद है तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया AIY से गुफ्तगू करने के लिए। पाक फौज का ये अज़्म जाहिर करता है दहशतगर्दों के खिलाफ कि आखिरी दहशतगर्द तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी, सरकोबी इसी तरह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है जो पिछले 2 साल से चल रही है ऑलमोस्ट, और इसमें जो है अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की देखें, आप देखें थाउजेंड्स ऑफ उसकी तादाद है। और उसकी वजह ये है कि जो IPO होता है ये 3-4 उसकी आप कह लें फेजेस में सर्वेलेंस है, यानी आपने पहले टारगेट को सर्वेल किया, फिर रिकॉनेसेंस है, प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ड्रोन्स का इस्तेमाल है, और फिर या तो आप रेड करेंगे जाके अग्रेसिवली या फिर आप एम्बुश करते हैं। तो अभी आप पिछले 2 महीने का देखें तो इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी है और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली KP और बलूचिस्तान में, और जो फिगर्स आ रहे हैं तो ये आई थिंक बड़ा इंकरेजिंग है कि अभी पाकिस्तान आर्मी का बिल्कुल अपर हैंड है। बाकी ये ज़रूर है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी है बिकॉज स्नीक अटैक्स, बिकॉज ऑफ बॉर्डर की जो आप कहने एनवायरनमेंट है उसमें पॉसिबल है कि लोग आ सकते हैं। और तालिबान की स्ट्रेटजी भी अनफॉर्चुनेटली रही है कि टेररिज्म को ही टूल के तौर पे यूज़ करके कंसेशन ड्रॉ करें, स्मगलिंग दोबारा शुरू हो और इन इलाकों में अपना रसूख बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में इसका इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी आना शुरू होगा, और जो डिटर्मिनेशन है कि 2024 जो है उसमें बड़ी हद तक काबू पाया जाएगा, उनको डिसमेंटल किया जाएगा। तो उसी सिलसिले में आई थिंक जितने फिगर्स आपने दिए हैं इंडिकेट्स कि कितना इंटेंस है। फिर इसके अंदर डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस हैं। कल भी हमारे एक अपने साथ उनके जवान शहीद हुए, उनकी शायद हफ्ते बाद शादी थी, और जस्ट लुक एट सेक्रीफाइस उनके पेरेंट्स ने दी या उन्होंने दी। तो कौम को भी आई एम श्योर अभी एहसास है कि अगर हम अमन के साथ अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है जो बॉर्डर्स पे हमारे जवान और ऑफिसर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो अहम खबर, पाक फ़ौज की 2 माह के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्द हलाक जबकि 61 को गिरफ्तार किया गया।
तजकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा हमारे साथ मौजूद। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाइस से गुफ्तगू करने के लिए। ये जो कार्रवाइयाँ हैं हारिस साहब, इस पर मैं आपका मौका ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ उन कबायली अजला में ये ऑपरेशंस नहीं हैं, बल्कि साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध में भी कम से कम 7,745 ऑपरेशंस किए गए हैं, इंक्लूडिंग चित्राल एंड दीर एज वेल। दिस शोज़ के पाक फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सरकोबी के लिए जो है वो अपना स्केल बढ़ा रही है, स्पेक्ट्रम बढ़ा रही है, और बिल्कुल भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखें, एक ये बहुत ही अहम बात है कि मुसल्लह अफवाज चीफ आर्मी स्टाफ की कमान है जिस तरीके से मौसर अंदाज में पूरे पाकिस्तान में दहशत के खिलाफ कार्रवाई करें और कामयाब ऑपरेशन कर रही हैं, ये है। और इसमें ख़ास तौर पे आप ये देखें कि ईद उल फितर के बाद लेके जितने ऑपरेशन किए गए हैं वो बहुत ही मौसर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों को मारे गए। तकरीबन 181 दहशतगर्द इन हमलों में मारे गए हैं। और इसके साथ अब ये देखें, इनकी कमर तोड़ दी गई है और इससे अप्रैल 2024 से लेके और 10 जून तक अगर देखें तो तकरीबन 7,745 ऑपरेशन किए गए हैं। और इससे खैबर पख्तूनख्वा में 2,701, आपको पता होगा, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुए और सिंध में अब कंपैरेटिव कम 142 के गए हैं। इन ऑपरेशन में 181 दहशतगर्दों को मारा गया है। सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए हैं, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में और सिंध में तकरीबन कम है 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन इसमें 65 दहशतगर्द गिरफ्तार भी हैं और गिरफ्तार होने में दहशतगर्दों का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि वो आपको बहुत लीड देते हैं, उनको किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो बताते हैं कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से मिल के इन ऑपरेशन को कर रहे हैं, चाहे वो अफगान तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट है, PDP है, DLA है, DLF है या BNA है, जो लोग हैं उससे ये पता चल जाता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बहुत ही कामयाबी से छापे मारे जा रहे हैं मेरे ख्याल में इससे हमें। और ये देखें कि आपके सामने जो भी लकी मरवत में इन्होंने ऑपरेशन किया जिसमें हमारे साथ लोग शहीद हुए, कप्तान भी हुआ, उसमें आप देखेंगे 11 लोगों को बदला लेके सब लोग जिन्होंने मर्दा मारे गए हैं। तो ये हमने अपनी, लेकिन मेरी एक कौम से एक सलाह हुई है, प्लीज ट्रस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब। ईद कुर्बान से पहले इस बात का इम्कान है कि तनख्वाहदार तबके को जो है बजट में कुर्बान कर दिया जाए। इसीलिए जो तजवीज़ आ रही है वो मुख्तलिफ तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस की शरह जो है वो 5 से 10% बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। साथ साथ जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह का जो स्लैब है पाकिस्तान में, जो कि सालाना 60 लाख से ज़ायद इनकम के ऊपर होता है, उसमें कारोबारी तनख्वाहदार और इंफरादी जो कारोबार हैं तमाम के लिए जो है वो हद 35 से बढ़ाकर 45% किए जाने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहें 3 से 5 लाख माहाना की कैटेगरी में है उनके ऊपर जो है वो 5 से 10% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। जो कैटेगरी जो है वो सालाना 36 लाख से 60 लाख के दरमियान में है, उसकी तनख्वाहों में भी इजाफा जो है वो टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है वो तकरीबन 5 से 10% है। यानी कि जो 12.5 वाले हैं वो 17.5 या 22% हो सकते हैं, जो 22.5% हैं वो 27 से 32% हो सकते हैं, और जो 32% हैं 27.5% हैं वो 37.5 या 35% हो सकते हैं, और जो 35% की शरह है वो बढ़ के 45% किए जाने की तजवीज़ है। आज कैबिनेट इसके ऊपर हतमी फैसला करेगी। साथ साथ जो पेट्रोल के ऊपर GST है उसका भी हतमी फैसला आज कैबिनेट के इजलास में होगा, जबकि तनख्वाहों में जो है वो और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला भी आज कैबिनेट के इजलास में तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब। हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। जी शुएब, बताइए। जी, ईद कुर्बान से पहले इस बात का इम्कान है कि तनख्वाहदार तबके को जो है बजट में कुर्बान कर दिया जाए। इसीलिए जो तजवीज़ आ रही है वो मुख्तलिफ तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस की शरह जो है वो 5 से 10% बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। साथ साथ जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह का जो स्लैब है पाकिस्तान में, जो कि सालाना 60 लाख से ज़ायद इनकम के ऊपर होता है, उसमें कारोबारी तनख्वाहदार और इंफरादी जो कारोबार हैं तमाम के लिए जो है वो हद 35 से बढ़ाकर 45% किए जाने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहें 3 से 5 लाख माहाना की कैटेगरी में है उनके ऊपर जो है वो 5 से 10% टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। जो कैटेगरी जो है वो सालाना 36 लाख से 60 लाख के दरमियान में है, उसकी तनख्वाहों में भी इजाफा जो है वो टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है
وہ तकरीबन 5 से 10% है, यानी कि जो 12.5 वाले हैं वो 17.5 या 22% हो सकते हैं, जो 22.5% हैं वो 27 से 32% हो सकते हैं, और जो 32% हैं 27.5% हैं वो 37.5 या 35% हो सकते हैं, और जो 35% की शरह है वो बढ़ के 45% किए जाने की तजवीज़ है। आज कैबिनेट इसके ऊपर हतमी फैसला करेगी। साथ साथ जो पेट्रोल के ऊपर GST है उसका भी हतमी फैसला आज कैबिनेट के इजलास में होगा, जबकि तनख्वाहों में जो है वो और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला भी आज कैबिनेट के इजलास में तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब। आप पूरे लैटिनी अमेरिका में चले जाएं, बेशुमार ममालिक ऐसे होते हैं IMF से बार्गेन करते हैं, कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट करना है कर दो, हम नहीं दे सकते, और फिर रीशेड्यूल किया जाता है इन कर्जों को। लेकिन हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई जुर्रत ही नहीं रखता कि उनसे ठीक से बात कर सके। सूद का खात्मा भी जरूरी है, कर्जों का रीशेड्यूल करना भी जरूरी है। 326 अरब रुपए ये तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए टैक्स में। बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? और पेट्रोल पे जो लेवी आप लगा देते हैं या उस पर जो टैक्स लगाते हैं, इसमें हुकूमत का क्या कमाल है? जो इतने बड़े पैमाने पर पूरा खुद FBR पे खर्चे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं जब आप टैक्स जमा ही नहीं कर सकते? बड़े जागीरदारों की बात कर रहा हूं, वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे? गरीब को मारे जाओ, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों को कुछ मत कहो। यह है IMF का। गरीब को मार दो, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों और वडेरों को कुछ ना कहो। ये है IMF का बजट। FBR टैक्स जमा नहीं कर सकता तो उस पर इतने बड़े खर्चे क्यों होते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लातीनी अमेरिका के कई ममालिक IMF से कहते हैं डिफ़ॉल्ट करना है तो कर दो, हम कर्ज नहीं ले सकते। इनके कर्जे रीशेड्यूल किए जाते हैं, हमारे कर्जे रीशेड्यूल करवाने के लिए जुर्रत से बात करने वाला कोई नहीं। आप पूरे लैटिनी अमेरिका में चले जाएं, बेशुमार ममालिक ऐसे होते हैं IMF से बार्गेन करते हैं, कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट करना है कर दो, हम नहीं दे सकते, और फिर रीशेड्यूल किया जाता है इन कर्जों को। लेकिन हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई जुर्रत ही नहीं रखता कि उनसे ठीक से बात कर सके। सूद का खात्मा भी जरूरी है, कर्जों का रीशेड्यूल करना भी जरूरी है। 326 अरब रुपए ये तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए टैक्स में। बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? और पेट्रोल पे जो लेवी आप लगा देते हैं या उस पर जो टैक्स लगाते हैं, इसमें हुकूमत का क्या कमाल है? जो इतने बड़े पैमाने पर पूरा खुद FBR पे खर्चे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं जब आप टैक्स जमा ही नहीं कर सकते? बड़े जागीरदारों की बात कर रहा हूं, वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे? गरीब को मारे जाओ, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों को कुछ मत कहो। यह है IMF का। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए CDA को मेंबर माहौलियात फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात किया जाए जो प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक करते। मोहसिन नकवी काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए CDA को मेंबर माहौलियात फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात किया जाए जो प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक करते। मोहसिन नकवी काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खावर मानिका तशद्दुद केस में मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुकदमे की समाअत में PTI वकला समेत मुकदमे में नामजद अफराद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजमान अभी तक शामिल तफ्तीश हुए ना ही ताउन किया। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खावर मानिका तशद्दुद केस में मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुकदमे की समाअत में PTI वकला समेत मुकदमे में नामजद अफराद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजमान अभी तक शामिल तफ्तीश हुए ना ही ताउन किया। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने चील चौक लियारी से गैंग वॉर अहमद अली मक्सी ग्रुप के कारिंदे सुहेल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। और तर्जुमान रेंजर्स का मजीद क्या बताना है, इस हवाले से नज़ीर शाह हमें बता रहे हैं। जी नज़ीर।
बिल्कुल देखिए, रेंजर्स और SIU ने चील चौक लियारी में छापामार कार्रवाई करते हुए गैंगवार अहमद अली मक्सी ग्रुप के कारिंदे सोहेल अहमद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवान बम और असला बरामद हुए है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम संगरो इन लियारी में अहमद अली मक्सी का जुए सट्टे का अड्डा चलाता था, जिसे 2014 में सादिक बलोच ने अहमद मक्सी की हिदायत पर PIB में कंपनी जिसका कंट्रोल भी उन्हीं गैंगवार कारिंदों के पास से उस पर नौकरी में लगवाया। और मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ किया है कि वो 2010 से 2014 तक सलमान शेयरमैन की बिल्डिंग जो सिंगल में वाक़ वहाँ पर अहमद मक्सी का टॉर्चर सेल चलाता था, जहाँ अगवा के बाद मुग़वियों को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया जाता और लाशें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दी जाती थी। ये मुलजिम लियारी ऑपरेशन शुरू होने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था और कुछ अर्से कबल वापस आकर अहमद अली मक्सी का नेटवर्क बहाल कर रहा था। और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम अहमद अली मक्सी से बैरून मुल्क बराह रास्त राब्ते में था और भत्ता जमा करने वालों से रकम वसूल करके बैरून मुल्क गैंगवार कमांडर को भिजवाता था, जिसके दीगर साथियों के लिए अब छापे मार जा रहे हैं और मुलजिम को SIU के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। अच्छा जी, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नैब से मुतालिक है। नैब लाहौर ने सादिकाबाद में अरबों रुपए के शुगर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तो मजहर इकबाल से मजीद डिटेल जान लेते हैं। मजहर बताइएगा। जी, नैब ने चीनी स्कैंडल के मरकजी मुलजम शेख राशिद और उसके साथियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। सादिकाबाद में बड़े की ताजरों के अरबों रुपए समेत रुपोश होने की रिपोर्ट नैब DG नैब अमजद मजीद औलख ने तहकीकात का हुक्म दिया है और उसके खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नैब की तफ्तीशी टीम ने सादिकाबाद में एक छापा भी मारा है और मुतअद्दिद मकामात पर चीनी स्टॉक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई तहकीकात में मुलजम शेख राशिद के सादिकाबाद में 4 बड़े गोदामों की मौजूदगी का पता लगाया गया है, जिन्हें स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इनको फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। नैब लाहौर तमाम मुलजमान के खिलाफ नैब कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात कर रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद को मुलजमान की जायदाद पर रिसीवर के तौर पर तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मजहर। जी, जो इनकम टैक्स की शीर्क है 114B, उसके तहत जो है नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जानी है। ये लास्ट ईयर भी होना था, लेकिन जो उस वक्त PAC के चेयरमैन थे नूर आलम खान, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि बिजली और गैस के कनेक्शन जो हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सारिफ की जब आप कनेक्शन देते हैं उस वक्त आप ये शायद फायद नहीं करते कि अगर नॉन फाइलर होंगे तो ये डिस्कनेक्शन किए जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है PAC की हिदायत के बाद ये मौका कर दिया गया था। तो हम जो सिम की ब्लॉक थी उसके ऊपर जो काम हुआ था, अब जो है वो नए माली साल के अंदर सिमों के साथ साथ जो है बिजली और गैस के कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसके नोटिस भेजे जाएंगे। 3 नोटिस के बाद अगर जवाब नहीं आएगा तो ये डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के लिए साथ साथ जो बेनामी है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी है। जो प्रॉपर्टी के अंदर बेनामियाँ मौजूद होंगी उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुन लें जी, घेरा तंग हो रहा है। अच्छा जी, अब बाकी बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस का जवाब ना दिए जाने के बाद नॉन फाइलर्स के सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन बंद किए जाएंगे। शोएब निजामी हमें इससे मुतालिक मजीद बता रहे हैं, बताइएगा शोएब। जी, जो इनकम टैक्स की शिक है 114B, उसके तहत जो है नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जानी है। ये लास्ट ईयर भी होना था, लेकिन जो उस वक्त PAC के चेयरमैन थे नूर आलम खान, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था कि बिजली और गैस के कनेक्शन जो हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सारिफ की जब आप कनेक्शन देते हैं उस वक्त आप ये शायद फायद नहीं करते कि अगर नॉन फाइलर होंगे तो ये डिस्कनेक्शन किए जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है PAC की हिदायत के बाद ये मौका कर दिया गया था। तो हम जो सिम की ब्लॉक थी उसके ऊपर जो काम हुआ था, अब जो है वो नए माली साल के अंदर सिमों के साथ साथ जो है बिजली और गैस के कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसके नोटिस भेजे जाएंगे। 3 नोटिस के बाद अगर जवाब नहीं आएगा तो ये डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के लिए साथ साथ जो बेनामी है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी है। जो प्रॉपर्टी के अंदर बेनामियाँ मौजूद होंगी उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुन लें जी, घेरा तंग हो रहा है। अच्छा जी, अब बहरहाल एक खबर अफसोसनाक हम यहाँ से आप तक पहुँचा रहे हैं। वो रावलपिंडी से लाहौर जाने वाले मुलजमान और ANF के दरमियान तुर्की टोल प्लाजा के करीब मुकाबला हुआ है और ANF के 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नवीद भट्ट, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई हैं। देखिए, ये ANF की टीम जो है उन्होंने मामूल के मुताबिक तुर्की टोल प्लाजा पर नाका लगाया हुआ था और दौरान चेकिंग रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाने वाली एक मशकूक कार को उन्होंने रोका,
تو جو ملزمان تھے کار سوار انہوں نے گاڑی بگا لی اور ڈمیلی موڑ کے مقام پر جب پہنچے تو ANF کی ٹیم تعاقب کرتے وہاں پہنچی تو ان ملزمان نے ان کے اوپر سیدھے فائر کیے، جس سے 3 اہلکار ہیڈ کانسٹیبل گلزار، ذیشان اور مظہر جو ہے وہ موقع پر جہاں باز ہو گئے، جس کے بعد ANF کی ٹیم نے وہاں پر جو گاڑی تھی ملزمان کی اس کو قبضے میں لے لیا ہے اور ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 2 ملزمان جو پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں جن کی تلاشی کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آل رائٹ جی، یہاں پر خبر یہ ہے کہ وکلاء کے احتجاج کے باعث ڈیفنس موڑ سے پنجاب چورنگی تک شدید ٹریفک جیم ہے اور کنٹینرز کی قطاروں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اچھا، اس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ گزشتہ رات کوئی واقعہ پیش آیا تھا اور یہ کچھ آپس میں تکرار اور اس کے بعد مار پیٹ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے۔ تو افضل خان ہمیں اس سے متعلق مزید بتا رہے ہیں۔ وکلاء کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کے باعث پنجاب چورنگی، گزری اور ڈیفنس موڑ تک آنے جانے والی سڑکیں اور اطراف کی سڑکوں پر نہ صرف یہاں پر ٹریفک جیم ہے بلکہ بعض جو ذیلی سڑکیں ہیں وہاں پر ٹریفک متاثر بھی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اختر کالونی سے خیابان اتحاد ڈیفنس کی جانب جانے والی سڑک کو متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو شہری قیوم آباد کے قریب سفر کر رہے ہیں وہ ایکسپریس وے کی طرف جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گودام چورنگی سے کورنگی کوز وے جانے والی سڑکوں کو بھی متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم احتجاج کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جی یہ صورتحال ہے، ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہی ہے کہ صورتحال کب اس میں بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ڈائیلاگ ہو۔ ڈائیلاگ کا کہنا خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہے، ابھی صرف یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اتحادی بھی ہے، ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کبھی رگ نہ ہو اور عدلیہ مضبوط ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے۔ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے جن چیزوں پہ اتفاق کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور دوست دشمن نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب نے تو دشمن بنا لیے ہیں نا، انہوں نے اپنی سیاست میں ہوتے رہتے، دشمن نہیں کہتے، وہ آپ کے پولیٹیکل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ملک کے استحکام کے لیے کچھ چیزوں پر اتفاق ضروری ہے، سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان بھی جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مذاکرات ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ڈائیلاگ ہو۔ ڈائیلاگ کا کہنا خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہے، ابھی صرف یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اتحادی بھی ہے، ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کبھی رگ نہ ہو اور عدلیہ مضبوط ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے۔ سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے جن چیزوں پہ اتفاق کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور دوست دشمن نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب نے تو دشمن بنا لیے ہیں نا، انہوں نے اپنی سیاست میں ہوتے رہتے، دشمن نہیں کہتے، وہ آپ کے پولیٹیکل